नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। हम हमेशा ये सुनते हैं कि नाक के अंदर मांस किसी का बढ़ जाता है। अब उसको हम क्या बोलते हैं और अगर ये हो जाता है तो क्यों हो जाता है, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम इसी लेक्चर को समझेंगे और थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, आपको दवाई कौन सी दी जाती है, अगर दवाइयों से ठीक ये नहीं होता है तो फिर हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हम इसको बोलते हैं, अगर नाक के अंदर, ये जो हमारा नाक है ये ऊपर से है और इसके अंदर की जो परत है, जब हम टच करेंगे, जब हम उंगली डालेंगे अपने नाक के अंदर में, तो हमें बढ़ा हुआ मांस फील होता है। उस बढ़े हुए मांस को हम क्या बोलते हैं? उस बढ़े हुए मांस को हम बोलते हैं नेजल पॉलिप। क्या बोलते हैं? नेजल पॉलिप्स हम बोलते हैं। अगर एक हुआ बढ़ा हुआ मांस तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सॉफ्ट टाइप का, जैसा आपका नाक है वैसे ही अंदर में हल्का सा बढ़ा हुआ आपको कुछ फील होता है। अब जब आपको फील होता है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ लेते हैं जो हमारे नाक की है। उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हल्का सा यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर हम इसको साइड भी कर दे तो ये क्या है? ये आपका ब्रिज है, यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है नाक का वो है ये। ठीक है, ये जो है वो हम बैक बोलते हैं इसको, साथ में इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंगरे बोलते हैं। ये दोनों साइड से जो होता है, ठीक है, इसको हम टिप बोलते हैं। जो हमारा नाक का जो नुकीला वाला पार्ट होता है उसको, ठीक है, ये दोनों जो छेद होता है उसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ठीक है, उसके बाद साथ में ये जो साइड का होता है इसको हम बोलते हैं विंग्स, और साथ में ये जो पार्ट होता है जो बीच वाला होता है इसको हम बोलते हैं कॉल्यूमेला। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने इसको समझा है। ये हो गया ऊपर का पार्ट। अगर ये जो छेद है इसके अंदर की अगर हम बात करेंगे, अंदर में जो हमारा नाक है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। किस मेम्ब्रेन से बना होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन से। अब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये क्या करती है? अगर आपके नाक में बहुत ज्यादा हेयर्स है तो वो क्या करते हैं? वो आपके नाक को प्रोटेक्शन देते हैं। अगर आपके नाक के अंदर में कभी कभी आप फील करते होंगे कि जब आप रोते हैं तो आपके नाकों से फिर पानी बहने लगता है। क्यों बहता है? क्योंकि नाक का जो अंदर वाला एरिया है वो ज्यादा सूख जाता है उस टाइम में, इसीलिए फिर हल्का सा पानी निकलता है ताकि नाक के अंदर की जो टेम्परेचर है, साथ में जो स्किन है उसमें नमी बनी रहे। कभी कभी जब आप धूप में जाते हैं तो नाक बहुत ज्यादा सूख जाता है, उसकी वजह से नाक से खून भी आने लगता है, तो वो तो एक अलग केस हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो नाक में अगर आपके कोई प्रॉब्लम है या फिर नाक में अगर आपका मांस बढ़ा हुआ है जिसको हमने बोला नेजल पॉलिप, तो उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है, आपको कैसे महसूस होगा कि आपके अंदर का जो बढ़ा हुआ मांस है फिर वो आपको दिक्कत कर रहा है। पहला तो ये कि जो भी लक्षण आते हैं, जो हमें सर्दी और जुकाम के टाइम में लक्षण आते हैं, सेम उसी टाइप का लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। आपको खांसी भी होगी, साथ में आपको वीकनेस भी महसूस हो सकता है। क्योंकि ये क्यों हुआ है? नाक के अंदर होने वाले एलर्जी के कारण ये मांस बढ़ सकता है। अब ये बढ़ता क्यों है, इसका एग्जैक्ट रीजन अभी हमें मालूम नहीं है। साइंटिस्ट अभी इस पे रिसर्च ही कर रहे हैं कि आखिर क्यों हो जाता है और दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं होता है। अगर आपने कोई दवाई खाई और नाक के अंदर मांस बढ़ रहा है तो उसकी वजह से वो फिर बंद हो जाता है बढ़ना। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया कि अगर नाक के अंदर का मांस एक बार बढ़ जाता है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार किसी किसी में बढ़ने लगता है। तो ये इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपके सर में भी दर्द होगा। अब सर में दर्द क्यों होता है? अगर आपके नाक के अंदर का बढ़ा हुआ मांस और तेजी से बढ़ने लगा है टाइम के साथ, तो आपके सर में दर्द होगा, क्योंकि यहां पे बलगम इकट्ठा होने लगते हैं। अब बलगम क्यों इकट्ठा होते हैं? क्योंकि एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, अगर ये किसी को हो जाता है, अब ये किसको होता है? ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ये माता पिता से बच्चों में ये गुण आ जाते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि आपके आंसू, आपके जो नाक से निकलने वाला बलगम है इसको ये और ज्यादा मोटा बना देता है। बलगम काफी चिपचिपा और मोटा बन जाता है, जिसकी वजह से ये जो नाक का एरिया है वो हमेशा भरा भरा रहता है और आपका जो नाक में जो बलगम है वो फिर आपके गले में भी आने लगता है। उसको हम बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। क्या बोलते हैं? पोस्ट नेजल ड्रिप। तो वो एक अलग कंडीशन हो जाता है। लेकिन रीजन ये भी है, अगर नाक में आपके मांस बढ़ता है जिसको हमने बोला
जिसको हमने बोला नेजल पॉलिप, अगर मांस बढ़ रहा है तो एलर्जी भी हो सकती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एक कारण हो सकता है, इसके अलावा पोस्ट नेजल ड्रिप भी एक कारण हो सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, तो इस वजह से आपको दिक्कत होती है। साथ में अगर हम देखें, जो भी आपको सर्दी और जुकाम के टाइम में जो भी लक्षण आते हैं वो लक्षण आपको आने लगते हैं, मतलब राइनाइटिस हो जाता है, नाक के अंदर का जो परत है वो लाल और उसमें हल्का सा आपको खुजली या फिर उसमें जलन भी आपको महसूस हो सकता है अगर नाक के अंदर आपके मांस बढ़ रहा है। तो अगर छोटा है तो कम दिक्कत करेगा, बड़ा है तो ज्यादा दिक्कत करेगा। सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकती है, रात में जब आप सोएंगे तो आप अचानक से उठ सकते हैं, नाक के आसपास का जो एरिया होता है ये काफी आपको दर्द करेगा और आपको भारी भारी सा फील होगा, ये आपको महसूस होगा। बुखार भी लग सकता है, आपके गले में खराश भी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, एलर्जी की वजह से नाक का जो मांस है अंदर का वो फिर बढ़ने लगा है। तो इसका मतलब है कि पूरा नाक आपका इन्फेक्टेड है, यहां पे आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगस के इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, धूल कण मिट्टी, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है उससे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, किसी को कचरा से एलर्जी होता है उससे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, किसी को सिगरेट के धुआं से एलर्जी होता है, तंबाकू की वजह से भी एलर्जी हो जाती है। तो तंबाकू अगर कोई और खा रहा है, लेकिन अगर आपके सामने उसने इस तरह किया, तंबाकू अपने हाथ में रखे, तो उसका जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आपके नाक में जाएगा और फिर आपको एलर्जी हो जाएगी, आपको यहां पे फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन जो लक्षण होते हैं वो जैसा आपको सर्दी और जुकाम में लक्षण देखने को मिलते हैं, सेम इसी टाइप का लक्षण आपको नेजल पॉलिप्स में भी देखने को मिलेगा। जब आपके नाक के अंदर का जो मांस है वो बढ़ रहा होगा, तब आपको रनी नोज, नाक भी बहेगा और वीकनेस तो आती ही है, सर आपका बहुत ज्यादा दर्द करेगा। जब आप आगे की तरफ झुकेंगे तो आपको बहुत भारी महसूस होगा, आपके सर के ऊपर लगेगा जैसे कुछ बहुत लोड सा पड़ा हुआ है और बहुत आपको हेवी फील होगा जब आप आगे की तरफ झुकते हैं तब। ठीक है, तो ये सभी लक्षण आ सकते हैं। अब लक्षण एक और हो सकते हैं कि ये क्यों हो जाता है, किसी किसी को एस्थमा की वजह से भी नाक के अंदर का मांस बढ़ने लगता है, ये भी एक फैक्टर है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, धूलकण मिट्टी से किसी को एलर्जी हो सकती है, किसी को बहुत धूप से एलर्जी हो सकती है, लेकिन अगर किसी को एस्थमा की प्रॉब्लम है, एस्थमा में होता क्या है, एस्थमा में आपके नाक के अंदर और आपके फेफड़े के अंदर जो पाया जाने वाला जो छोटी छोटी क्या होती है, ब्रोंकियोल्स होती है या फिर ब्रोंकाई होती है, जो पाइप टाइप का होता है जिससे हमारे लंग्स में बहुत सारी हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का वहां पे एक्सचेंज होता है। तो उस कंडीशन में अगर आपको लंग्स में दिक्कत है, एस्थमा की प्रॉब्लम है, अब एस्थमा पे अगर मैं लेक्चर लेने बैठूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सिंपल हम यही समझेंगे कि जिसको भी एस्थमा है, अगर उसके नाक में मांस बढ़ने की समस्या हो रही है, इसका मतलब है कि यह भी एक कारण आपको हो सकता है। साथ में क्या हो सकता है, अगर आपको कोई एलर्जी है या फिर जब आप एलर्जी वाले पेशेंट के बगल में बैठते हैं या फिर किसी और को एलर्जी है, किसी किसी को फूलों से एलर्जी होती है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, तो आपको समझना होगा कि आपको किस टाइप की एलर्जी है। किसी को सिगरेट की एलर्जी होती है, अगर सिगरेट का धुआं आपके नाक में गया तो आपको उसकी वजह से भी नाक के अंदर काफी ज्यादा वो जो अंदर की परत है वो उसमें सूजन हो जाती है, उसमें जलन महसूस होता है, वो आपको फील होगा कि हल्का सा कुछ खुजली टाइप का हो रहा है और आपका नाक बहेगा। ये सभी कंडीशंस आते हैं, तो आपको समझना है जो फैक्ट्री में धुआं होता है, अब जब ये धुआं आता है तो ये हवा में ही होता है। अगर आप बाहर निकलते जहां पे गाड़ी चल रही है, गाड़ी से धुआं निकल रहा है और आप उसी जगह पे खड़े हैं, तो फिर आपके नाक में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको मांस बढ़ने की समस्या हो सकती है। अब किसी किसी को एस्प्रिन की वजह से भी हो जाता है। इसका मतलब क्या हम कहेंगे, इसका मतलब हम कहेंगे कि वो जो व्यक्ति है वो एस्प्रिन सेंसिटिव है। अब ये जो एस्प्रिन सेंसिटिव होता है, ये क्या होता है, ये एस्प्रिन हम क्यों यूज करते हैं, ताकि दर्द को कम कर सके। ये एक दवाई होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है, वो इसके सेंसिटिविटी उनमें हो जाती है इसको खाने की वजह से। तो हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। जो भी हम करते हैं, अगर नाक के अंदर का मांस बढ़ रहा है तो कभी कभी आप खुद को देखें
कि कहीं आप एस्प्रिन का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एस्प्रिन के सेंसिटिविटी के कारण भी आपके नाक के अंदर का मांस बढ़ सकता है, आपको यहां पे इरिटेशन हो सकती है, अंदर में इन्फ्लामेशन हो सकती है, मतलब सूजन हो सकता है। सूजन को ही हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं और स्वेलिंग्स बोलते हैं। तो स्वेलिंग्स और इन्फ्लामेशन में अंतर भी मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है। तो इन सभी की वजह से आपको हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इंफेक्शन हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको ठीक नहीं होता है, तो थोड़ा सा घर के एनवायरनमेंट में भी आप चेंजेस लाइए। कैसे लाइए? कभी कभी ऐसा होता है कि घर का जो माहौल है, घर जहां पे है आपका, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है या फिर वहां का जो एरिया है वो काफी ज्यादा गंदा है, तो आपके घर के जो अंदर की एनवायरनमेंट होती है, अंदर का जो हवा होता है, वो काफी ज्यादा शुष्क हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें नमी नहीं रहती है, नमी वो हवा खो देता है। तो हमारे नाक के अंदर की जो परत है उसमें कम नमी होने के कारण ही ये प्रॉब्लम हो जाती है, हम बहुत सूखी हुई हवा को सूंघते हैं। तो हवा में नमी होना भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप ह्यूमिडिफायर का उपयोग कर सकते हैं। ये जो मशीन है इसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिफायर, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आपके घर के अंदर नमी को बनाए रखता है, ये मशीन आती है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर उस स्थिति से गुजर रहे हैं जब आपके नाक में इरिटेशन है, इन्फेक्शन है, या फिर आपके नाक का मांस बढ़ता है, या फिर आपके नाक में बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाती है, आपका नाक हमेशा बहते हुए रहता है, आपको बहुत कफ होता है, आपको छींके पे छींके आ रही है, तो आप नेजल स्प्रे का यूज कर सकते हैं। नेजल स्प्रे में भी आप सेलाइन स्प्रे का यूज कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये एक तरह से अगर हम माने तो नमक का घोल होता है जो आपके नाक को साफ करता है, ठीक है। अब आप एक बात और अच्छे से ध्यान दें कि जब भी आप अपने नाकों को टच करें, छुए, या फिर मुंह के आसपास का एरिया जब आप टच करते हैं, तो आप अपने हाथ को अच्छे से धो ले, क्योंकि हाथ में अगर बैक्टीरिया होगा तो आपके नाक में ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। साथ में अगर हम देखें कि किसी को नाक के अंदर का मांस बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हम करते हैं वो होता है नेजल एंडोस्कोपी। क्या करते हैं? नेजल एंडोस्कोपी। अब नेजल एंडोस्कोपी को हम क्या बोलते हैं? नेजल एंडोस्कोपी में एक पतला सा ट्यूब होता है, उस ट्यूब में लगा होता है कैमरा, और फिर आप जो डॉक्टर होते हैं वो आपके नाक में उसको इंसर्ट करेंगे, डालेंगे, और फिर आपके नाक के अंदर की परत को बहुत अच्छे से देखेंगे कि कहीं उस पे मांस एक्स्ट्रा बढ़ा तो नहीं हुआ है। अब मांस बढ़ने से क्या होगा? मांस बढ़ने से यही होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर मांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आप सांस नहीं ले पाएंगे, और दूसरा यहाँ पे कैंसर के होने की भी संभावना हो जाती है अगर आपके नाक के अंदर की जो परत है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। वो मांस बढ़ना क्या होता है, मतलब नाक के अंदर की जो परत है वही एक्स्ट्रा ग्रोथ कर रही है, हम उसी को बोलते हैं। तो नेजल एंडोस्कोपी में हमने ये देखा। दूसरा सीटी स्कैन हम करते हैं, जिसको हम डालते हैं इमेजिंग टेस्ट के अंदर में। अब सीटी स्कैन के अंदर में आपके होल बॉडी की चेकअप की जा सकती है, या फिर आपके पूरे हेड की चेकअप की जा सकती है। साथ में हम देखें तो आपके नाकों के अच्छे से इंस्पेक्शन की जा सकती है, मतलब कि नाकों को अच्छे से देखना, नाक के अंदर की परत को कितना अमाउंट में आपका जो नाक है वो रेड है, किस तरह से वो आपका रनी नोज है, कितना ज्यादा अमाउंट में बलगम आ रहे हैं, ये सब चीजों को हम चेक करते हैं। अगर लास्ट में हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हम दवा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है, दवा हम कौन कौन सी देते हैं आपको मैं बता दूं। सबसे पहले हम देते हैं नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब दूसरा हम क्या देते हैं? दूसरा हम देते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक। और तीसरा हम क्या देते हैं? तीसरा हम दे देते हैं एस्प्रिन। अगर किसी को एस्प्रिन से एलर्जी है और उसकी वजह से नाक में मांस बढ़ता है तो हम दे देते हैं एस्प्रिन डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है। ये सब दवा अगर हम देते हैं। इसके अलावा अगर इनसे कुछ नहीं हो पाता है, अगर इन दवाओं से कुछ नहीं हो पाता है तो हम क्या करेंगे? अगर इन दवाओं से कुछ नहीं हो पाता है तो हम सर्जरी कर देते हैं, और सर्जरी में हम देखिए इस तरह आपके अंदर के नाक के मांस को, ये जो बढ़ा हुआ है, इस तरह निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे है ना ये वाला, और ये क्या कर रहा है, यहां से जो आपके नाक के अंदर का है वो फिर निकाल देता है। तो इस तरह से हम सर्जरी करके इसको निकाल देते हैं। तो लास्टली हम तो सर्जरी करते हैं, लेकिन अगर नाक के अंदर आपका बढ़ा हुआ मांस है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने समझा कि किस तरह से आपके अंदर
नाक के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है। नाक में अगर कोई इंफेक्शन है तो उसको आप मामूली बिल्कुल भी ना समझे। जानकारी आप लेते रहे अपने बॉडी की, किस तरह से हमारा बॉडी काम करता है, किस तरह से हमारा जो नाक है वो फंक्शन करता है। बॉडी में अगर छोटा भी प्रॉब्लम होगा, छोटा सा भी अगर इंफेक्शन होता है तो हमें फीवर हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा बॉडी हमें खुद बताता है कि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई है। तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।